चलिए बच्चों, इस बार को थोड़ा सा और सोचते हैं, एक सवाल के थ्रू सोचते हैं। और सवाल बड़े आराम से इत्मीनान से करने लायक सवाल है। सुनिएगा, आपके पास एक स्ट्रेट वायर है बेटा। मैं पहले बोल दूं कि बेटा ये जो स्ट्रेट वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसके पड़ोस में बड़ा एक इसी प्लेन के अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप पड़ा है जिसकी हाइट h है, लेंथ l है, पैरेलल ही पड़ा है बेटा। ठीक, और ये जो सेपरेशन है ये a है, तो बेटा ऑफ कोर्स ये आपका a प्लस एल हो जाएगा। मेरा सवाल बेटा पहले वाला तो इसमें ये है कि इस पूरे अरेंजमेंट का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। देखो बेटा यहां पर सर कैसे निकालो बेटा, या तो इसमें से करंट मान के इसमें से फ्लक्स निकाल ले। सर तो लूप ही नहीं है बेटा, इस लूप कैसे मान ले कि ऊपर तार है इन्फिनिटी तक, नीचे तार है इन्फिनिटी तक, फिर उधर से बेटा उधर से तार इन्फिनिटी से चलता 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 यूँ आ रहा है, ऐसे मान लो। या तो इसमें से करंट मान के इसमें से फ्लक्स निकाल ले, या उसमें से करंट मान के इसमें से फ्लक्स निकाल ले। दोनों ही केस में एम तो सेम आएगा। तुम कौन सा करोगे? आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है, इसमें करंट मान के इसमें से फ्लक्स निकालना बहुत आसान है, हमने कर भी रखा है, तो ऐसा कर लो। तो चलिए बच्चों, मैंने इसमें करंट मान लिया कि आई है। करंट हो ना हो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो होगा ही होगा। मैंने करंट मान लिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेटा करंट जो है वो आई है। अब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूँ। कैसे? इस करंट के कारण मैं जानता हूं कि इस पूरे के पूरे रीजन में अंदर की तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऑफ कोर्स फ्लक्स होगा। काश मैं वो फ्लक्स निकाल पाऊं। वो फ्लक्स आएगा समथिंग समथिंग इनटू आई। दैट समथिंग समथिंग इज नोन एज अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर फ्लक्स कैसे निकालेंगे? बेटा कितनी ही बार सिखा रखा मैंने आपको। फ्लक्स निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, यहां से x डिस्टेंस दूर जाओ, यहां पर एक कट लो dx विड्थ का, ठीक है बेटा। इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। वो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। सर फ्लक्स कैसे लिखूं? इतने से एरिया में से जो फ्लक्स गुजरेगा अंदर की तरफ, बेटा उस फ्लक्स की वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πx मल्टीप्लाइड बाई इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया, दैट विल बी ऑफ कोर्स h इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ। लेकिन सर ये वाला फ्लक्स तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में निकाला है। बेटा ऐसे मैं यहां भी लूंगा, यहां भी लूंगा, यहां भी लूंगा, यहां भी लूंगा, यहां भी लूंगा। उसके लिए मुझे x को वेरी करना पड़ेगा a से लेकर a प्लस एल तक, और सब में जो फ्लक्स हो उसको मैं जोड़ दूंगा। तो नेट फ्लक्स विल बी ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, h बाहर, 2π बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। x की बेटा वैल्यू मुझे कहां से कहां तक वेरी करनी है? a से लेकर a प्लस एल तक। और मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है? म्यू नॉट h अपॉन 2π ln a प्लस एल अपॉन a टाइम्स करंट। लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो लूप 1 के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है यही हमारा बड़ा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। हमारा पहला वाला सवाल तो हो गया है बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास बेटा, कितनी आ गई? दैट इज म्यू नॉट h अपॉन 2π लॉग ऑफ a प्लस एल अपॉन। समझ गए इस बात को? ये आ गई मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब मैं इसी में एक सवाल और पूछ रहा हूं, इसी में सेम कंटिन्यूड है बेटा। इफ करंट इन स्ट्रेट वायर is varying as I is equals to I naught
cos omega t, find EMF induced इन रेक्टेंगुलर लूप। अगर हमारे स्ट्रेट वायर के अंदर करंट की वैल्यू आई नॉट कॉस ओमेगा टी इस एक्सप्रेशन से अगर लगातार चेंज हो रही है तो बताओ कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होगी, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस बात को जानते हैं कि वैसे अगर मैं बिल्कुल बेसिक से करना चाहूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि देखो भाई, फ्लक्स इन लूप 2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स करंट इन लूप 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है, हाँ बेटा कितनी है? म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए टाइम्स करंट इन लूप 1। बेटा लूप 1 में जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है बेटा, वो वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो क्या लूप 2 के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है? ऑफ कोर्स चेंज हो रहा है। तो उसमें क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस आएगा? बिल्कुल आएगा। उसमें ईएमएफ इंड्यूस आएगा कि इस लूप 2 में से गुजरने वाले फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। बेटा कर दो डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशियल हम जानते हैं बेटा कितना आएगा? म्यू नॉट एच आई नॉट ओमेगा अपॉन 2 पाई साइन ओमेगा टी। आसान सा आपका डिफरेंशिएशन है। ये है बेटा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड का फंक्शन, किसके अंदर? लूप 2 के अंदर, जो छोटा वाला जो रेक्टेंगुलर लूप है उसके अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि सर दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू डी आई वन बाई डी टी। ऐसे एम बेटा अपन निकाल रखा है, डी आई बाई डी टी करना है, जैसे अच्छा लगे वैसे कर दो। एक सवाल और कर लेते हैं बेटा। हमारे पास इस बार 2 रेक्टेंगुलर लूप्स हैं, दोनों को आराम आराम से देखिए। इसका अरेंजमेंट का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लीजिए। ये वाला जो लूप है बेटा, इसमें ये वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, फिर ये बेटा ए लेंथ, फिर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, फिर ये ए लेंथ। दूसरा वाला जो है वो फाइनाइट रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल है और हाइट एच है। इसकी बेटा लेंथ इनफाइनाइट और इसकी जो विड्थ है बेटा आपके पास ए है। इसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। निकालिए बच्चों, निकालते हैं बच्चों। चलिए मैं इस भाई दोनों में से इसमें करंट मान के इसमें से फ्लक्स निकाल लो, या इसमें करंट मान के इसमें से फ्लक्स निकाल लो। आप बोलो सर इसमें करंट मान के इसमें से फ्लक्स निकालना आसान है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना आसान है। तो चलिए मैंने इसमें करंट मान लिया आई। वो करंट बेटा आई यूं गया, आई यूं गया, आई यूं गया। ठीक है बच्चों, ये जो छोटा सा तार है, ये जो छोटा सा तार है, ये तो इन्फिनिटी पे है, इन्हीं के कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं। यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो किसकी वजह से आएगी? इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से। सर कैसे फ्लक्स निकालोगे? बहुत आसान। अरे भाई बहुत आसान है। मैं लूप 1 में करंट मानकर लूप 2 में से फ्लक्स निकाल रहा हूं। लूप 1 में तो करंट मान लिया, लूप 2 में से फ्लक्स निकाल रहा हूं। मैंने तो दिमाग बना रखा है अपना कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेक करते हैं। यहां से x डिस्टेंस दूर जाओ, ऐसी एक स्ट्रिप कट करो। बेटा स्ट्रिप ऐसी क्यों कट करते हैं मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। ये फ्लक्स निकालना तो हम लास्ट चैप्टर से ही करते आ रहे हैं। आप ऐसे x डिस्टेंस दूर गए और आपने ऐसे dx विड्थ की स्ट्रिप ली। इस तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, इस तार की वजह से आएगी बाहर की तरफ। ये वाला तार नजदीक है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगी, ये वाला तार दूर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी। तो कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस एक्स। बेटा यहां से डिस्टेंस ए प्लस एक्स। फेयर एनफ। सर इस इतने से एरिया में से कितना सा फ्लक्स गुजरेगा? इतने से एरिया में से जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू होगी ये मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया। ये वाला एरिया आएगा h इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू h इंटू डी एक्स।
सर मुझे तो पूरा फ्लक्स निकालना है, तो बेटा पहले तेरे को यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर, 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 और सब में फ्लक्स लिखना पड़ेगा। बेटा सब में फ्लक्स लिखने के लिए उनको जोड़ दूंगा। सर जोड़ें कैसे? जोड़ने के लिए बेटा आपका इंटीग्रेशन, बेटा म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 2 पाई बाहर, एच बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/a+x इंटू डी एक्स। एक्स की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी है? बेटा एक्स की वैल्यू वेरी करनी है b से लेकर b+l तक, b से लेकर b+l तक। सीधा कर दो बेटा इंटीग्रेशन, ठीक। मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एच अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ, बेटा 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लिमिट लगाऊंगा तो लॉग ऑफ b+l अपॉन b, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ a+x, लिमिट लगाऊंगा तो लॉग ऑफ a+b+l अपॉन a+b। ले बेटा लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई है म्यू नॉट h अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ b+l इंटू a+b अपॉन बेटा a इंटू a+b+l। बेटा इतनी मैथमेटिक्स तो झेल लोगे ना, टाइम्स लूप 1 में से करंट। लूप 2 में से गुजरने वाला फ्लक्स इज समथिंग विच इज ऑफ कोर्स मीडियम डिपेंडेंट, ज्योमेट्री डिपेंडेंट, ठीक है, ओरिएंटेशन डिपेंडेंट, समथिंग लाइक दैट। बेटा दिस टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर इसमें से करंट मानकर इसमें से फ्लक्स निकालो तो तब भी बेटा सेम ही आपके m की वैल्यू आती है। समझ गए होंगे बच्चों? आसान से लगा होगा। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक सवाल और करते हैं। सवाल में सिर्फ और सिर्फ बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस के ही कॉन्सेप्ट हैं और काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। सवाल इस तरह से है कि हमारे पास 2 कंसेंट्रिक लूप्स हैं, बेटा कंसेंट्रिक हैं, दोनों के सेंटर सेम है। बाहर वाले के जो नंबर ऑफ लूप्स हैं उसकी संख्या n1 है, अंदर वाले की बेटा जो लूप है उसके नंबर ऑफ लूप्स की संख्या n2 है। बाहर वाले का रेडियस a है और अंदर वाले का रेडियस b है। मैं पहले बोल दूं कि b की जो वैल्यू है वो a से बहुत छोटी है, मतलब अंदर वाला जो लूप है ना उसका रेडियस बाहर वाले के लूप के सामने बहुत 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 छोटा है, कोप्लेनार है, ठीक है। मेरा पहला सवाल तो बड़ा ये कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। आसान क्या रहेगा, इसमें से करंट में निकाल के बाहर वाले में से फ्लक्स निकालना या बाहर वाले में करंट मान के अंदर वाले में से फ्लक्स निकालना। ऑफ कोर्स बाहर वाले में से करंट मानकर अंदर वाले में से फ्लक्स निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि बाहर वाले में अगर मैंने करंट मान लिया तो अंदर वाले हर पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है। सर क्यों लिखनी आती है? सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है और ये बाकी जो बी की वैल्यू वैसे ही छोटी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, हम बड़े आराम से सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए हमने बाहर वाले लूप के अंदर करंट की वैल्यू मान ली है आई। बाहर वाले लूप में अगर करंट की वैल्यू अगर आई है तो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ। जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है मैंने उसे बी लिख दिया है। हालांकि बी मुझे सेंटर पर पता है, लेकिन एक अजम्पशन ले रहा हूं कि बी की वैल्यू मतलब जो स्मॉल बी, जो रेडियस ऑफ इनर लूप हो, इतना कम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। एंड इफ b इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल A, आई कैन अज्यूम दैट कि हर पॉइंट पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट, बाहर वाले लूप की बेटा नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं n1i अपॉन 2 टाइम्स ऑफ उसका रेडियस। ये मैग्नेटिक फील्ड है। सर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फ्लक्स चाहिए बेटा, फ्लक्स चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, ये जो लूप है इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे बाहर की तरफ, तो इसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू होगी बेटा ऑफ कोर्स दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं इस पूरे अरेंजमेंट को अगर साइड से देखूँ तो जो बाहर वाला लूप है वो तो ये रहा, जिसका रेडियस आपके पास a है, जिसमें से गुजरने वाला करंट मैंने एक बार के लिए I मान रखा है। जो दूसरा वाला लूप है वो कोप्लेनार है और सेंटर के आस पड़ोस में है ऐसे, उसके नंबर ऑफ लूप्स वगैरह में पता है। इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी भी लिखी है, दैट इज म्यू नॉट n1i अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस।
ये जो लूप है इसका एरिया वेक्टर, बट ऑफ कोर्स एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर यूं भी ले सकते हो, यूं भी ले सकते हो। बाई कन्वेंशन हम वो ले लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपका पॉजिटिव आए। तो एरिया वेक्टर आप ऐसे मान सकते हो, एरिया वेक्टर आप ऐसे मान सकते हो। एरिया की वैल्यू हमें पता है, एक लूप का जो एरिया है बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स पाई बी स्क्वायर। ऐसे कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं? n2 नंबर ऑफ लूप्स हैं। बाहर वाले लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे एक्सेस के अलोंग, एरिया वेक्टर भी ऐसे एक्सेस के अलोंग। तो ऑफ कोर्स बड़ा आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका 0 डिग्रीज है। तो बाहर वाले लूप में जो करंट है उसके कारण अंदर वाले लूप में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई है म्यू नॉट n1i अपॉन 2 टाइम्स a, ये मैग्नेटिक फील्ड। अंदर वाले का एरिया इज ऑफ कोर्स पाई इंटू उसके रेडियस का स्क्वायर। लेकिन ऐसा एक लूप थोड़ी है, खूब सारे हैं, तो इंटू n2 इंटू कॉस ऑफ 0। और मेरे पास आ गया कि अंदर वाले में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है दैट इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू आई। जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। अंदर वाले लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो बाहर वाले लूप के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। और बाहर वाले लूप के लिए अगर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, बड़ा ये हमारा m आ गया। m की वैल्यू कम्स आउट बी म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। इट इज़ नॉट ए फॉर्मूला टू रिमेंबर, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला को हम याद कर लें। सवाल है, सवाल को सवाल की तरह ट्रीट करें, ठीक है। आई रियली होप सारा मामला समझ गए होंगे। इस सवाल के बेसिस पे हम एक सवाल और कर सकते हैं, मतलब ये वाला सवाल तो था ही, इस सवाल का एक एक्सटेंशन और कर सकते हैं। सुनिएगा, हमारे पास ये बाहर वाला लूप, बाहर वाले लूप में ऐसे एक रेजिस्टेंस है, एक लूप, ये अंदर वाले लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n2, बाहर वाले लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n1। अंदर वाले लूप का जो रेडियस है वो b है, बाहर वाले लूप का जो रेडियस है वो आपके पास a है। अगेन हम जानते हैं कि a इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू b। सारी की सारी कहानी बिल्कुल सेम है। अब हमने क्या किया कि जो अंदर वाला लूप है उसके अंदर हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा उसका करंट इस तरह से वेरी किया टाइम के साथ कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू टी। करंट किस में वेरी किया है? अंदर वाले लूप में। तो बाहर वाले लूप से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो समय के साथ चेंज होगा। जो अंदर वाला लूप है उसमें करंट वेरी कर रहा है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट टी से। बाहर वाला जो लूप है उसके पास रेजिस्टेंस है R, और साथ ही साथ उसके पास बेटा एक कैपेसिटर भी लगा रखा है ऐसे, कैपेसिटेंस C का, ऐसे मान लो बेटा, ठीक है। वापस डायग्राम बना लूंगा, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C का, ये मिटा देना बीच वाला। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड, कैपेसिटर जो है वो इनिशियली अनचार्ज्ड। मेरा सवाल बेटा ये है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन बिगर लूप एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर बड़ा बड़े वाले लूप के अंदर कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा और करंट कितना होगा ये बताओ। आप भी सोच रहे होंगे सर बाहर वाले लूप में कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सर बैटरी तो नहीं लगी हुई? बड़ा बैटरी भी लगी हुई है। सोचो इस बात को, देखो इस लूप के कारण इस बाहर वाले लूप में से कोई ना कोई फ्लक्स गुजर रहा होगा। सर वो फ्लक्स कैसे निकालूं? बहुत मुश्किल है। इस लूप के कारण सर बाहर वाले पॉइंट पर तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज़ करो। सर रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या थी? बेटा रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये थी कि इसके कारण इसमें से जब फ्लक्स निकालते हो तब जो m आता है और इसके कारण इसमें से जो फ्लक्स निकालते हो तब जो m आता है वो सेम आता है।
तो बाहर वाले लूप में से जो फ्लक्स गुजरेगा दैट इज इक्वल्स टू m टाइम्स अंदर वाले लूप के अंदर कितना करंट होगा। और बाहर वाले लूप में से जो फ्लक्स गुजरेगा उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि m तो बड़ा ठीक है, पूरे केस में सेम ही आएगा, चाहे बाहर वाले में करंट मान के अंदर वाले से फ्लक्स निकालो, चाहे अंदर वाले में करंट मान के बाहर वाले में फ्लक्स निकालो, सेम बात है। तो m की वैल्यू तो आपकी सेम ही आएगी। तो आप कह सकते हो कि सर m की वैल्यू तो वही आएगी म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए टाइम्स अंदर वाले में से गुजरने वाला करंट। तो आप देख सकते हो कि बाहर वाले लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो इस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और अगर टाइम के साथ इस तरह से अगर वेरी कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। बाहर वाले लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि फ्लक्स के चेंज होने की रेट। और हमारे पास ये बड़े आराम से हम लिख सकते हैं कि दैट इज म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर आई नॉट अपॉन 2a। बड़ा मजे की बात यह है कि ये तो कांस्टेंट आ गया, और अगर ये कांस्टेंट आ गया इसका मतलब बाहर वाले लूप के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस है वो कांस्टेंट है। तो जरा ध्यान से देखो कि बाहर वाले लूप में आखिर है क्या। बाहर वाले लूप में एक तो आ गया ईएमएफ, बड़ा यहाँ के ईएमएफ मान लेंगे, साथ ही साथ आ गया सीरीज में रेजिस्टेंस और आपका कैपेसिटर। ये तो बहुत ही आसान काम हो गया बेटा। बाहर वाले लूप के अंदर ये बैटरी मान ली मैंने जिसका ईएमएफ हमने निकाल लिया भाई, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, बड़ा शुरुआत में अनचार्ज है। इस तरह का सर्किट जिसके अंदर बैटरी हो, उसका ईएमएफ दे रखा हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो और साथ में कैपेसिटर दे रखा हो, उसमें कैपेसिटर पर चार्ज किस तरह से ग्रो करता है हमें याद है। हमें तो फॉर्मूला भी याद है कि किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर जो चार्ज की वैल्यू होगी उसका एक फॉर्मूला हुआ करता था EC 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन RC। सिंपल। सर ये E क्या बैटरी लगा रखी है क्या? नहीं बेटा, बैटरी नहीं लगा रखी, तो ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर आई नॉट अपॉन 2a इंटू सी इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन RC। किसी भी टाइम पर बेटा आपके कैपेसिटर पर चार्ज ही होगा। सर चार्ज ही होगा तो करंट कितना होगा? वैसे करंट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि करंट इज सिंपली dq बाई dt। अदरवाइज आप कह सकते हो कि सर ये तो सिंपल आपका RC सर्किट है। RC सर्किट के अंदर करंट किसी भी टाइम पर क्या होता है हमें पहले से याद कर रखा है, दैट इज ऑफ कोर्स E अपॉन R इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन RC। अगेन बड़ा E की वैल्यू आपको पता है, दैट इज म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर आई नॉट अपॉन R इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन RC। ये लो बेटा, ये आपके पास किसी भी टाइम पर करंट की वैल्यू है। इतनी आसानी से हमने इसलिए कर लिया क्योंकि दो बातें। पहली ये कि m की वैल्यू पूरे पेयर के लिए सेम ही होती है। हम हालांकि ना डेरिवेशन करते वक्त इसमें से करंट माना और इसमें से फ्लक्स निकाल के m निकाला, और इस बार इसमें से फ्लक्स निकलने के लिए वही m मैंने यूज़ कर लिया। ऐसे हम कर सकते हैं। और दूसरी बात बेटा है ना, ईएमएफ कांस्टेंट आ गया। ईएमएफ कांस्टेंट आ गया तो कोई दिक्कत हमें वैसे ही नहीं आई, क्योंकि बेटा आपका क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से निपट गई। अपनी कौन सी चीज़ें आसानी से निपट गई? फॉर्मूला याद ही थे, तो कोई KCL KVL या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की हमें कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। सुनिए बच्चों, सारी कहानी बड़ा सेम, दोनों आपके कोप्लेनर लूप्स हैं, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस आप निकाल चुके हो, उस रिजल्ट को यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अंदर वाला जो लूप है उसका रेडियस बेटा b है, बाहर वाले का a है। b की वैल्यू बेटा बहुत बहुत छोटे हैं। बाहर वाले लूप के बेटा नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, अंदर वाले के n2 है। अंदर वाले लूप में जो करंट है वो वेरी कर रहा है I नॉट टी स्क्वायर से। कोई एक्सटर्नल सोर्स होगा, कोई बैटरी होगी जो इस तरह से करंट इसके अंदर वेरी करा रही है। वी शुडंट केयर कि ये करंट किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है ना, किसी भी कारण से कर रहा होगा लेकिन करंट इस तरह से वेरी कर रहा है। बाहर वाले लूप में रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है। रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C है। इनिशियली बेटा आपका कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बाहर वाले लूप में किसी भी टाइम t पर करंट कितना होगा? बाहर वाले लूप में किसी भी टाइम पर करंट कितना होगा?
अब जरा सोचो इस बात को कि बाहर वाले लूप में करंट क्यों होगा? सिर्फ कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, बैटरी तो है ही नहीं। बैटरी भी है, मतलब वैसे बैटरी नहीं है, ईएमएफ है। ईएमएफ कैसे है? इस लूप में से अगर करंट वेरी होगा तो पूरे के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा। इस लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी होगा तो ऑफकोर्स उसमें ईएमएफ इंड्यूस तो होगा ही होगा। लेकिन सर वो ईएमएफ निकालूं कैसे? बेटा तो ईएमएफ इस तरह से निकालेगा कि बाहर वाले लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है दैट इज m टाइम्स अंदर वाले लूप में से गुजरने वाला करंट। सर ये m, अरे बेटा m तो हम निकाल चुके हैं, m तो हम पहले से निकाल चुके हैं कि m की वैल्यू इज सिंपली म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर अपॉन 2 है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर बेटा निकाल लिया तो ठीक है, मैंने यूज़ कर लिया उसको। बाहर वाले लूप में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई है दिस टाइम्स अंदर वाले लूप में करंट। अंदर वाले लूप में करंट की वैल्यू है आई नॉट इंटू टी स्क्वायर। सर मुझे तो बाहर वाले लूप में ईएमएफ इंड्यूस चाहिए, बड़ा ईएमएफ इंड्यूस चाहिए तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फ्लक्स। बड़ा जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया मेरे पास ये आ गया है म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर आई नॉट 2t। ले बेटा इस बार बेटा आपकी ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, ये जो ईएमएफ आई है बेटा मैं इसको जानबूझ कैसे लिख दूं? सम कांस्टेंट। बेटा तो सारी चीज कांस्टेंट है, ई नॉट टाइम्स टी। ई नॉट किसकी जगह लिख दिया मैंने? म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर आई नॉट अपॉन ए की जगह लिख दिया। चलेगा ना? अब ये बाहर वाले लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस है। अब जरा सोचो कि बाहर वाले लूप में क्या है। बाहर वाले लूप के अंदर एक तो मैंने बैटरी दिखा दी, एक्चुअल में कोई केमिकल सेल वगैरह नहीं लगा हुआ है बेटा, ये तो ईएमएफ वही है जो हमने निकाली है, इसकी वैल्यू है ई नॉट टी। साथ ही साथ तुम जानते हो कि बाहर वाले लूप के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, तो आप कहोगे सर ये लो बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है और ऑफ कोर्स कैपेसिटर है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, सॉरी रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर। किसी टाइम पर लेट्स से प्यारे बच्चों करंट की वैल्यू है आई, जिसके कारण इस प्लेट पर चार्ज है क्यू, इस प्लेट पर चार्ज है माइनस क्यू। आई और क्यू दो अननोन है, उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। सर इक्वेशन क्यों? फॉर्मूला लगा दो ना। अरे बेटा फॉर्मूला तो हम तब लगाया करते थे जब ये ईएमएफ कांस्टेंट हुआ करता था। जब ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा तो जो फॉर्मूले हम लोगों ने कैपेसिटर में याद कर रहे हैं वो ऐसे थोड़ी लगा देंगे। आप हो गया ठीक है सर कोई बात नहीं, ढंग से कर लेते हैं। पहली बात, आई वो दर है जिस दर से क्यू बढ़ रहा है, सो आई शुड बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बट आपकी केवीएल की इक्वेशन, व्हाट डज दिस केवीएल की इक्वेशन सेज टू अस? केवीएल की इक्वेशन सेज दैट यहां से यहां तक मेरे पास पोटेंशियल बढ़ा ई नॉट टी। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गया तो माइनस आई आर। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस क्यू बाई सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सर सॉल्व कैसे होगी? हो जाएगी, चिंता मत करो। सुनो इस पूरी इक्वेशन को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दो, तो मेरे पास आ गया ई नॉट माइनस आर, तो ठीक है बेटा, आई का डिफरेंशिएशन आएगा डी आई बाई डी टी माइनस 1 बाई सी, क्यू का डिफरेंशिएशन आएगा डी क्यू बाई डी टी। बेटा डी क्यू बाई डी टी इज ऑफ कोर्स अवर आई, जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो। मेरे पास ये आ गया है ई नॉट माइनस आई बाई सी इज इक्वल्स टू आर टाइम्स डी आई बाई डी टी, दैट इज ई नॉट सी माइनस आई अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी। ले बेटा आसान से डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व तो होनी चाहिए। डी टी को ऊपर ले आओ, आर सी की हम कभी चिंता करते नहीं हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, डी आई अपॉन ई नॉट सी माइनस आई। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, जब टाइम जीरो है तो करंट जीरो है। सर क्यों? बेटा जब टाइम जीरो है तो आपका ईएमएफ जीरो, ईएमएफ जीरो तो आपका करंट जीरो। किसी भी टाइम टी पर लेट से बेटा करंट इज आई। एलएचएस का इंटीग्रेशन तो आ गया टी अपॉन आर सी, इसमें आई का कोफिशिएंट है -1 लॉग ऑफ ई नॉट सी माइनस आई अपॉन ई नॉट सी। बेटा मेरे ख्याल से मेरे पास आ गया है
लो बेटा, आई की वैल्यू आ गई है ई नॉट सी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सर ये ई नॉट, अरे बेटा ई नॉट हम निकाल चुके थे, मैंने तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए बेटा वो उतना बड़ा एक्सप्रेशन जानबूझ के नहीं लिखा, अदरवाइज ई नॉट तो हम निकाल चुके थे। कितना बेटा ई नॉट आपका? ई नॉट है म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर आई नॉट अपॉन ए। ले बेटा मुझे तो ढंग से लिखना पड़ेगा, करंट की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर आई नॉट अपॉन ए इंटू कैपेसिटेंस इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। किसी भी टाइम पर बेटा आपका जो करंट होगा इट विल बी लाइक दिस। सर चार्ज भी निकाल सकता हूँ कैपेसिटर पे? अरे क्यों नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हो। इस आई को उठा के यहाँ रख दो, बड़ा चार्ज आएगा किसी भी टाइम पे, या फिर इस आई को रख दो डी क्यू बाई डी टी, उसको इंटीग्रेट कर दो तब आंसर आ जाएगा। तो वो तो ठीक है बेटा निकल जाएगा, मेन चीज़ तब करंट निकालना था वो तुम सीख ही गए। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। छोटा सा ही रिजल्ट है बट मैं उससे भी डिराइव कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट है, अच्छा सा रिजल्ट है, कई सवालों में काम भी आता है। और सुनिए कहानी ऐसी है कि बेटा आपके पास एक आइडियल सोलेनॉइड टाइप सिचुएशन है। सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसकी लेंथ आपके पास एल है। एक वायर है जिसमें मैंने करंट भेज रखा है I1, बेटा मैंने व्हाइट वाले से दिखा रखा है इसको, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो N1 है। तो टोटल टर्न्स ऑफ कोर्स N1 इंटू L हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने एक और वायर भी लपेट रखा है ऐसे, जिसमें मैंने करंट भेज रखा है ऐसे I2, और इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो N2 है। तो ऑफ कोर्स टोटल टर्न्स की संख्या तो N2 इंटू L हो जाएगी। जो व्हाइट वाला आपका जो वायर है, अगर मैं पूछूं कि उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो आप बोलो सर फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला था बेटा म्यू नॉट एन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे सारे के सारे बच्चों का फॉर्मूला याद है। इसी तरीके से जब का ग्रीन वाला वायर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, मेरे बच्चे बोले सर उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा म्यू नॉट उसके एन का स्क्वायर इंटू ऑफ कोर्स वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल। ये तो बेटा ऑफ कोर्स सेल्फ इंडक्टेंसेस आ गए। सर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होगा तो निकाल लेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना कोई बहुत भारी काम नहीं है, अभी निकालते हैं। लूप 1 व्हाइट वाला जो वायर है उसके कारण ग्रीन वाले लूप में से कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजर रहा होगा, निकालते हैं उसको। ग्रीन वाले में से जो फ्लक्स गुजरेगा वो व्हाइट वाले के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो आपका बड़ा क्या बोलते हैं उसे, वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। लूप 2 में से गुजरने वाला फ्लक्स, अब देखना बेटा ग्रीन वाला जो एक लूप है उसका एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ ए। व्हाइट वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइट वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट N1 इंटू I1 मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स ए। लेकिन ये फ्लक्स किस में से गुजर रहा है, एक लूप में से। ग्रीन वाले का एक ही लूप थोड़ी है, ग्रीन वाले का तो कितने सारे लूप हैं बेटा। ग्रीन वाले के जो लूप्स की संख्या है तुम जानते हो दैट इज N2 इंटू एल। N2 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न्स निकालने के लिए N2 इंटू एल। यहां से मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई है म्यू नॉट N1 N2 AL इंटू I1। जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही हुआ। लूप 2 में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो लूप 1 के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा आपका वो मैग्नेटिक सॉरी बेटा क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई है म्यू नॉट N1 N2 AL। सर बढ़िया है, अच्छी आ गई। सर याद करने की नहीं याद नहीं कर रहा, नहीं मैं यहाँ पे एक रिजल्ट बताना चाहता हूँ। मैं रिजल्ट ही बताना चाहता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ म्यू नॉट N1 स्क्वायर AL मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ म्यू नॉट N2 का स्क्वायर AL। चेक कर लो बेटा,
क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, रूट म्यू नॉट n1 के स्क्वायर का रूट n1, al का रूट al का रूट al, n2 के स्क्वायर का रूट n2। मैं इससे बड़े आराम से कह सकता हूं कि m इज इक्वल्स टू रूट l1 l2। अच्छा रिजल्ट है बेटा, बढ़िया रिजल्ट है। चाहो तो आप इसको याद भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसको डिराइव कर देता हूं, कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हुआ, सर किस तरह का अरेंजमेंट? इस तरह का अरेंजमेंट हुआ कि दोनों के दोनों जो लूप्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल्ड हैं। जो फ्लक्स, जो लाइंस लूप 1 में से गुजर रही है वही लाइंस लूप 2 के अंदर से गुजरे, दोनों में सेपरेशन बहुत ज्यादा ना हो, किसी तरह का फ्लक्स का कोई लीकेज ना हो, उस केस में आप कह सकते हो कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो आपके सेल्फ इंडक्टेंसेस का ज्योमेट्रिकल मीन होगा। ये आंसर कब है बेटा? ये आंसर तब है जब किसी प्रकार का कोई फ्लक्स का लीकेज ना हो। नो फ्लक्स लीकेज, किसी भी प्रकार का कोई फ्लक्स लीकेज ना हो। सर ये फ्लक्स लीकेज बोलने का मतलब क्या है बेटा? फ्लक्स लीकेज बोलने का मतलब ये है कि लूप 1 में से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं वो सारे के सारे लूप 2 में से गुजरे। अदरवाइज मान लीजिए कि बेटा एक लूप यहां होता और दूसरा लूप मान लो यहां होता, दूर दूर होते, तो इसके करंट के कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती उसमें से कुछ लाइन तो दूसरे लूप में चली जाती और कुछ लाइंस ऐसे निकल जाती। ऐसे केस में आपका जो m है वो रूट L1 L2 के बराबर नहीं होता, बल्कि ऐसे केस में आपका जो m है वो रूट L1 L2 से छोटा होता। और वो कितना छोटा होता है इस बात पर डिपेंड करता है कि ये दोनों कितने नजदीक हैं या कितने दूर हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लक्स लीक हुआ है, यूं निकल गया। जैसे ही फ्लक्स का लीकेज होगा वैसे ही m की वैल्यू बेटा रूट L1 L2 से छोटी होगी। अदरवाइज आपका जो m है बेटा वो रूट L1 L2 के बराबर होगा, या फिर दूसरे शब्दों में, मैथमेटिकल शब्दों में अगर कहें तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो सेल्फ इंडक्टेंसेस का ज्योमेट्रिकल मीन होगा, अगर किसी प्रकार का कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है तो। जो फ्लक्स लूप 1 में से पास हो रहा है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लूप 1 में से पास हो रही है, वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लूप 2 में से पास हो, सेम लाइन पास हो, तब बड़ा आप कह सकते हो कि m इज इक्वल्स टू रूट L1 L2। मतलब एक तरह से इन दोनों के ढंग से कपलिंग हुई है, परफेक्ट कपलिंग हुई है। इसके लिए हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं कि परफेक्ट कपलिंग हुई है। आई होप बेटा वाला फॉर्मूला आप याद रख लोगे। इस तरह बड़ा सवाल शीट के अंदर भी होंगे, L1 दे रखा होगा, L2 दे रखा होगा, m पूछ रखा होगा, पता है ना कि m इज इक्वल्स टू रूट L1 L2 अगर परफेक्ट कपलिंग हो रखी है तो। अगर परफेक्ट कपलिंग नहीं हो रखी और इस तरह से फ्लक्स लीकेज है बेटा, उस केस में आपका m जो होगा वो रूट L1 L2 से छोटा आएगा। अगर बेटा किसी प्रकार का लीकेज हुआ तो m की जो वैल्यू है बेटा वो फिर ऐसे कह सकता हूं, ले बेटा 0 से लेके रूट L1 L2 तक कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन बेटा सिचुएशन। अगर इस तरह से प्योर जो लाइन आपकी लूप 1 में से गुजर रही है वही लाइन लूप 2 में से गुजरे, तब तो आप लिख दिया करो कि m इज इक्वल टू रूट L1 L2। अदरवाइज आपके m की जो वैल्यू है वो रूट L1 L2 से थोड़ी सी छोटी भी आ सकती है। दीज आर द रिजल्ट्स टू रिमेंबर। बेटा ये भी याद रखें और ये भी याद रखें। सर m की वैल्यू रूट L1 L2 से कितनी छोटी हो सकती है? डिपेंड करती है, दोनों लूप नजदीक होंगे तो बड़ा रूट L1 L2 के पास ही होगी। जितना दूर लेके जाओगे बड़ा ऑफ कोर्स है ना m की वैल्यू उतनी ही कम आती जाएगी, क्योंकि आपका फ्लक्स जो आया है एक लूप के कारण दूसरे लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स कम आएगा, तो m की वैल्यू भी तो कम आएगी। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। आसान सा पॉइंट था, आगे चलते हैं। बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं से एक बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं कि एक लूप, एक इंडक्टर बेटा ये रहा, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1, ये बेटा मेरे पास कोई इंडक्टर रहा, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस लेट से L2। इसमें अगर मैंने कोई ना कोई करंट अगर I1 भेजा तो उसके कारण बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यूं आएंगी, उसमें से कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज दूसरे लूप से भी गुजर सकती हैं और कुछ लाइंस बेटा ऐसे भी निकल सकती हैं, मतलब लीकेज भी हो सकता है। इस केस में इन दोनों लूप्स के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो एग्जैक्टली रूट L1 L2 नहीं होगा, उससे कम होगा। एग्जैक्टली रूट L1 L2 कब होगा? जब दोनों के दोनों बिल्कुल इंटरमिंगल्ड होंगे, ठीक है। अदरवाइज बेटा आपका m जो है वो रूट L1 L2 से छोटा भी हो सकता है।
अब वो कितना छोटा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों कितने नजदीक हैं कितने दूर हैं। एग्जैक्ट वैल्यू विल डिपेंड ऑन कि हाउ द रिलेटिव पोजीशन एंड हाउ द रिलेटिव ओरिएंटेशन इज। आप कह सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू will depend on relative position and relative orientation। अच्छा बेटा एक बात हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो m होगा इसको k टाइम्स √L1L2 लिख दो, और जो k है ये बेटा कोई यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इट इज यूनिटलेस, इट इज ऑफ कोर्स डायमेंशनलेस। सही, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्यों है? ये तो हेनरी है बेटा, ये भी हेनरी और हेनरी, हेनरी का स्क्वायर का रूट वापस है हेनरी, और इसका हम एक नाम निकाल रहे हैं कि कपलिंग कांस्टेंट। क्या नाम निकाल रहे हैं बेटा? क्या? कपलिंग कांस्टेंट। कि दोनों के दोनों जो लूप है वो कितने कपल्ड हैं, कितना ज्यादा एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है, बिल्कुल नजदीक है। थोड़ा उसमें k की वैल्यू बेटा लगभग 1 हो जाएगी और m की वैल्यू बेटा आपकी √L1L2 हो जाएगी। तो अगर मान लो परफेक्ट कपलिंग है, k की वैल्यू 1 अगर है तो इस बात का अर्थ ये कि एक इंडक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा इंडक्टर आपका ऐसे। इस केस में आपकी k की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपके जो m की वैल्यू है बेटा वो √L1L2 हो जाएगी। अगर दो इंडक्टर आस पड़ोस में है, अगर आस पड़ोस में है, एक बेटा इंडक्टर ये रहा और दूसरा इंडक्टर उसके बिल्कुल पास में ऐसे रहा, तो उस केस के अंदर आपके k की जो वैल्यू है वो 1 के आस पड़ोस में कोई ना कोई होगी और आपके जो m की वैल्यू है वो लगभग √L1L2 के आसपास होगी। कब? जब ये दोनों बिल्कुल नियर बाई है, एक दूसरे के नजदीक हैं और ऐसे पैरेलली पड़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि एक लूप तो ये रहा और इससे वेरी फार ये दूसरा लूप रहा, तो इसमें से अगर आप करंट भेजोगे तो उसके कारण कोई इक्का दुक्का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास होगी क्योंकि बहुत दूर है। तो उस केस में आपका m बहुत छोटा आएगा, m बड़ा बहुत छोटा आएगा तो k बहुत छोटा आएगा। इस केस में आपका कपलिंग कांस्टेंट विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास एक लूप ऐसे है और दूसरा लूप ऐसे है, अब भले नजदीक हो लेकिन इस लूप में अगर आपने करंट भेजा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, दूसरा लूप उसके परपेंडिकुलर पड़ा है तो उसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, तो कोई बेटा फ्लक्स ही नहीं आएगा। फ्लक्स नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स आपका इसके कारण जो करंट है उसके कारण इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स 0 आ रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 0, तो आपका k भी टेंडिंग टुवर्ड 0, k बहुत ही छोटा आएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिए जैसे आपको आइडिया लगे कि k जो है वो एग्जैक्टली बेटा इस बात पर डिपेंड करता है कि रिलेटिव पोजीशन क्या है, रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है कि नहीं बच्चों? आगे चलते हैं, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंडक्टर्स इन सीरीज। वैसे सीरीज और कॉम्बिनेशन के अंदर इंडक्टर्स के अंदर एग्जैक्टली वही फॉर्मूले काम देते हैं जो आपके रेजिस्टेंस में देते हैं, तो आपको अलग से ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज में होंगे तो बड़ा L इक्विवेलेंट विल बी L1 + L2, पैरेलल में होंगे तो बड़ा 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/L1 + L2। तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे सारे काम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ऐसे में एक अलग स्टाइल से बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दो तरीके से मैं बातें बता रहा हूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर। एक के अंदर है एडिंग सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एडिंग सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि दो इंडक्टर अगर आस पड़ोस में पड़े हों, पहले वाला इंडक्टर में लूप्स ऐसे हों और दूसरे वाले इंडक्टर में भी लूप्स ऐसे हों, तो पहले वाले लूप में भी बड़ा करंट आएगा ऐसे, करंट आएगा ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, दूसरे में भी लूप्स ऐसे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। उस केस में आपका L इक्विवेलेंट क्या होगा अभी निकालते हैं, सुनिएगा बेटा। ये एडिंग का मतलब समझ में आ गया, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ये मेरे पास एक इंडक्टर जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1,
ये मेरे पास एक दूसरा इंडक्टर जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ करंट जा रहा है बेटा, लेट से I। दिस पॉइंट इज लेट से A, दिस पॉइंट इज लेट से B। दोनों में ही जो बेटा तार है उनकी वाइंडिंग ऐसे है। तार में बेटा वाइंडिंग अगर ऐसे तो करंट जाएगा यूं, दूसरे में भी वाइंडिंग ऐसे तो उसमें भी करंट जाएगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। पहले वाले लूप के कारण लेट से फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है बेटा आगे वाले से भी गुजरे। कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा हो सकता है कि ऐसे लीक भी हो जाए। कितनी लीक होंगी और कितनी उसमें से गुजरेंगी तो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों कितने एक दूसरे के नज़दीक हैं। इन दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो मैंने एक बार के लिए m लिख दिया है। इसी तरह से लूप 2 में से करंट गुजर रहा है, लूप 2 में से अगर करंट गुजर रहा है तो उसमें से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स तो जाएगा, लेकिन उसकी मैग्नेटिक उसमें भी वाइंडिंग तो वैसे ही है, तो उसके अंदर भी आपके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो ऐसे ही है। मैग्नेटिक फोर्सेस आर लाइक दिस, ऐसे। ये वाली बेटा लाइन तो हो सकता है कि पीछे वाले से भी गुजरे, यूं ऐसे। चलिए बच्चों आराम से देखते हैं इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स, पहले वाले लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स, पहले वाले लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा बेटा वो होगा खुद में जो करंट है उसके कारण फ्लक्स है इस तरफ, जिसकी वैल्यू है L1 इंटू I, प्लस कुछ लाइंस ऐसी भी हैं जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण है, वो भी सेम डायरेक्शन में ही है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसके कारण इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स उसमें से गुजरने वाला करंट। कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसी तरह से इसमें से कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजर रहा होगा, खुद में जो करंट है उसके कारण जो फ्लक्स होगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स L2 इंटू I। इसी तरह से इसमें जो करंट है और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी कोई ना कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो इसमें से गुजरनी चाहिए, तो इसके कारण M इंटू I। फिर ना ये मेरे पास पॉइंट है A, ये मेरे पास बड़ा पॉइंट है B। मैं एक बार के VA माइनस VB लिखता हूं। चलो बच्चों यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस d∅1 बाई dt बाई फैराडेज लॉ। यहां से यहां तक का बड़ा रेट जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज माइनस d∅2 बाई dt। ठीक है बेटा, माइनस d बाई dt ऑफ इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स, बेटा इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स है L1 प्लस m टाइम्स I माइनस d बाई dt ऑफ इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स बेटा दैट इज ऑफ कोर्स L2 प्लस m टाइम्स ऑफ I। बेटा मेरे पास कुल मिलाकर आ गया है बेटा, क्या आ गया, माइनस L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m इंटू डी बाई डी टी। ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब मैं ये चाहता हूं प्यारे बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि मैं इन दोनों इंडक्टर को एक इकलौते इंडक्टर से रिप्लेस कर दूं। जिस इकलौते इंडक्टर से मैं इसको रिप्लेस करूंगा उस इंडक्टर का जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है मैं उससे ले लेता हूं L इक्विवेलेंट, और उसे A और B पॉइंट के बीच में अगर लगाता हूं और करंट अगर I भेजता हूं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए जो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। यही तो बेटा ऑफ कोर्स L इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हो सकती है। मैं बड़े आराम से वैसे कह सकता हूं कि VA माइनस VB इकलौता इंडक्टर है तो तुम जानते हो दैट इज माइनस ऑफ L इक्विवेलेंट इंटू डी बाई डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है माइनस L डी बाई डी टी। इन दोनों इंडक्टर को अगर मैं इकलौते इंडक्टर से अगर रिप्लेस कर रहा हूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से तक आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से तक आएगा। जैसे मैंने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को इक्वेट किया वैसे ही मेरे पास डी बाई डी टी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और L इक्विवेलेंट की मेरे पास प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई है L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m।
याद करना चाहो बेटा याद कर सकते हो, मैंने पूरा डिराइव कराया है। अगर डेरिवेशन से आपको हल्की फुल्की भी दिक्कत हो कोई इशू नहीं बेटा, आप तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से भी काम चला सकते हो। मैं एक बात और बोलूँगा यहाँ पे कि इन जनरल, अच्छा कोई बच्चा और स्टाइल से लिखना चाहे तो लिख सकता है कि दैट इज L1 + L2 + 2 टाइम्स बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं लिख सकता हूँ K टाइम्स और √L1 L2। और अगर दोनों इंडक्टर बहुत नज़दीक हैं तो आप जानते हो K की वैल्यू आपकी टेंडिंग टुवर्ड 1 आएगी, लगभग 1 आएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन इन जनरल अक्सर बेटा, इन जनरल मतलब अक्सर आपके दोनों के दोनों जो इंडक्टर हैं वो थोड़े दूर होते हैं। जब दूर होते हैं तो उस केस में आपका K जो होता है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 होता है, तो आपका M जो है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 होता है। उस केस में तो सीधा ही आप कह सकते हो कि L इक्विवेलेंट विल बी सिंपली L1 + L2। चलिए, तो वही फॉर्मूला आ गया जो रेजिस्टेंस का आता है। अरे बेटा वही तो कह रहा था मैं आपको, इंडक्टर में सीरीज पैरेलल के वही फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले रेजिस्टेंस के थे, वही फॉर्मूला है। हाँ, सवाल में जानबूझ के ऐसा क्या रखा हो कि नहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसिडर करना है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह से कंसिडर करना है कि दोनों की वाइंडिंग, दोनों जो इंडक्टर्स हैं उनकी वाइंडिंग ऐसे हुई है कि दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है वो सेम डायरेक्शन में है। तब आप कह सकते हो कि दैट इज L इक्विवेलेंट विल बी L1 + L2 + 2M। अदरवाइज तो आप बेटा सिर्फ और सिर्फ L1 + L2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल की लैंग्वेज से आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि बेटा आपका L इक्विवेलेंट कितना आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, इस केस में तो दोनों के दोनों जो लूप थे उनके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो सेम डायरेक्शन में था। अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा तो उसे भी देख लेते हैं। हेडिंग लिखिए बेटा, इंडक्टर इन सीरीज अपोजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। अपोजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब अगर एक जना अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यूं क्रिएट कर रहा है तो दूसरे वाला इंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे क्रिएट करेगा। चलो देखते हैं। ये मेरे पास एक इंडक्टर है, ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है ये आपके पास A है, जो राइट मोस्ट पॉइंट है बड़ा दिस पॉइंट इज योर B। ठीक है बच्चों, इस पहले वाले लूप के अंदर लेट्स से वाइंडिंग ऐसी है, वाइंडिंग ऐसी है तो उसके कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूं है, उसमें करंट जाएगा ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैं चलो ऐसे दिखाता हूं कि इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, उसमें से कुछ लाइन ऑफ कोर्स दूसरा लूप से भी गुजरेंगी और कुछ लाइंस जो हैं वो तो ऐसे निकल जाएंगे। कितनी लाइंस दूसरे लूप में से गुजर रही हो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि दोनों कितने नज़दीक हैं कितने दूर हैं। फेयर एनफ। इसी तरह से ये वाला लूप, इस लूप के अंदर मैंने वाइंडिंग ऐसे नहीं कर रखी है, दूसरे लूप में वाइंडिंग ऐसे कर रखी है। वाइंडिंग अगर ऐसे कर रखी तो करंट भी यूँ जाएगा, करंट अगर यूँ जाएगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी मैं उसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। लेट्स से उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। लेट्स से उसके कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो फेयर एनफ। अब सुनिएगा बेटा, इस पहले वाले लूप में अगर मैं देखूं तो इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है वेरी सिंपल, खुद के करंट के कारण इस तरफ जा रहा है L1 × I, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण भी बड़ा फ्लक्स आ रहा है इधर की तरफ M × I, इधर की तरफ L1 × I, इधर की तरफ M × I। कुल मिलाकर फ्लक्स मेरे बच्चे आ गया L1I - MI। फेयर एनफ। इस लूप में से फ्लक्स कितना गुजरेगा, वेरी इजी, खुद के कारण फ्लक्स आएगा L2 × I, ऑब्वियस बात है, माइनस इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इधर की तरफ आएगा M × I, तो -M × I। सर माइनस क्यों किया बेटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए माइनस कर दिया, पिछले वाले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए मैंने उनको ऐड कर दिया। A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि VA - VB इज इक्वल्स टू, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑफ कोर्स -dφ1/dt, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी -dφ2/dt। दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ d/dt ऑफ बड़ा व्हाट L1 - M टाइम्स I माइनस d/dt ऑफ φ2, φ2 इज बड़ा ऑफ कोर्स L2 - M टाइम्स I।
मेरे पास बड़ा ये आ गया शायद L1 प्लस L2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ m इंटू di/dt विथ माइनस साइन। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को अगर मैं एक इकलौते इंडक्टर से रिप्लेस करूं, इकलौते इंडक्टर से अगर रिप्लेस करूं, तो इस इंडक्टर का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट रख लूंगा, इस पॉइंट को मैं A लिख दूंगा और इस पॉइंट को मैं B लिख दूंगा और करंट I ही भेज दूंगा। इस सेम VA माइनस VB को मैं लिख सकता हूं बड़ा क्या, माइनस L इक्विवेलेंट इंटू di/dt। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, di/dt कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और हमारे पास जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई है बड़ा, वो आ गई है L1 प्लस L2 प्लस सॉरी बेटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ m। आपके लिए तो साधारण सा काम है बेटा, दैट इज L1 प्लस L2 माइनस 2 टाइम्स कपलिंग कांस्टेंट इंटू रूट L1 रूट L2। दिस इज द L इक्विवेलेंट। हाँ, इन जनरल आपके इंडक्टर बेटा दूर दूर होते हैं, और अगर आपके इंडक्टर्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हुए तो उस केस में आप जानते हैं आपका कपलिंग कांस्टेंट 0 होगा। कपलिंग कांस्टेंट 0 तो आपका बड़ा m भी टेंडिंग टुवर्ड 0 होगा। m अगर टेंडिंग टुवर्ड 0 होगा तो आप सीधा कह सकते हो कि L इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास L1 प्लस L2 आएगी। सीधी साधारण सी बात है बेटा, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, मोस्टली आपको बिना इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला ही याद रखना, उससे काम चल जाएगा। अगर सेल्फ इंडक्टेंस के अलावा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखी हो तब उस केस में प्लस 2m और माइनस 2m का फैक्टर और लगा देना, डिपेंडिंग ऑन कि वो एडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर अपोजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हालांकि मैं हल्का फुल्का बोल चुका आपको कि बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी वैसा ही फॉर्मूला आएगा जैसे रेजिस्टेंस का है। मैं जो फॉर्मूला निकाल रहा हूँ बिना म्यूचुअल इंडक्टेंस के निकाल रहा हूँ। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये वाला इंडक्टर, ये वाला इंडक्टर, ये वाला इंडक्टर सारे के सारे एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, वेरी फार है एक दूसरे से, वेरी फार है। और अगर एक दूसरे से वेरी फार है तो आप m को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, मान लीजिए कि इस अरेंजमेंट में से करंट आया I। उस करंट के बेटा कुछ हिस्से होंगे, उसमें से कुछ करंट I1 इसमें से गया, कुछ करंट I2 इसमें से गया और कुछ करंट I3 इसमें से गया। फेयर एनफ, I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I। वापस से आपके पास यहां पर I आ जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर A तो ये वाला पॉइंट भी A, ये वाला पॉइंट भी A, ये वाला पॉइंट भी A, ये वाला पॉइंट अगर B तो ये वाला पॉइंट भी B, ये वाला पॉइंट भी B और ये वाला पॉइंट भी B। मैं बड़े आराम से यहाँ से यहाँ तक VA माइनस VB लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस L3 इंटू di/dt। उसी तरह से मैं इस VA माइनस VB को लिख सकता हूँ क्या, माइनस L2 इंटू di/dt। उसी तरह से VA माइनस VB को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ माइनस L1 इंटू di/dt। ओके, इट मेक सेंस। मैं इन तीनों इंडक्टर को एक इकलौते इंडक्टर से रिप्लेस करना चाहता हूँ, और जिस इकलौते इंडक्टर से मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ उस इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है मैंने उसको L इक्विवेलेंट रख लिया है, और उसमें अगर करंट I है तो इसमें भी आपका करंट I है। ये आपके पास बड़ा पॉइंट A, ये आपके पास पॉइंट B, और मैं यहां पर बड़े आराम से लिख सकता हूं कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस L इक्विवेलेंट इंटू di/dt, माइनस L इक्विवेलेंट इंटू di/dt। चलिए बच्चों, हमें KCL की इक्वेशन जानते हैं कि I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं कह सकता हूं कि di/dt शुड बी इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt। di/dt को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं क्या, VA
माइनस वी बी अपॉन एल इक्विवेलेंट। वैसे थोड़ा माइनस भी आएगा, वो माइनस हर जगह से कट जाएगा तो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह से डी आई वन बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ, डी आई वन बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ क्या, वी ए माइनस वी बी अपॉन एल वन। बड़ा एक माइनस भी आएगा, मैंने माइनस इधर भी नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा, प्लस डी आई टू बाई डी टी, डी आई टू बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से वी ए माइनस वी बी अपॉन एल टू। और उसी तरह से डी आई थ्री बाई डी टी को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी अपॉन एल थ्री। ये वी ए माइनस वी बी जैसे ही कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया कि 1 अपॉन एल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल वन प्लस 1 अपॉन एल टू प्लस 1 अपॉन एल थ्री। ये तो आपके पास बड़ा वही फॉर्मूला आ गया जो किसी भी रेजिस्टेंस के लिए भी आपके पास फॉर्मूला आया करता था। तो फॉर्मूला नया नहीं है, आप उसी फॉर्मूले से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और, अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही इंडक्टर पैरेलल में हुए तो क्या होगा बेटा, तब भी यही फॉर्मूला बड़े आराम से वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास एक इंडक्टर, ये आपके पास दूसरा इंडक्टर, इस इंडक्टर का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका L2, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने इग्नोर कर रखा है। इसमें से मेरे पास करंट आया I, इसमें से करंट गया आपके पास I1, इसमें से आपके पास करंट गया I2। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो L इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर L इक्विवेलेंट होगा कि 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। इससे मेरे पास L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, बड़ा कितनी आ गई, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है बच्चों, एक बात और, इसमें से करंट गया I1, इसमें से करंट गया I2। अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट अगर B है और ये वाला पॉइंट अगर मेरे पास A है, तो VA माइनस VB को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं माइनस L1 डी I1 बाई डी टी, और इसको बड़े आराम से इसी VA माइनस VB को मैं लिख सकता हूं माइनस L2 इंटू डी I2 बाई डी टी। माइनस माइनस हटा दो, डी 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 टी हटा दो, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई L1 इंटू डी I1 इज इक्वल्स टू L2 इंटू डी I2। मतलब L1 इंटू चेंज इन करंट इन 1 शुड बी इक्वल टू L2 इंटू चेंज इन करंट 2। मगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ, मेरे पास इक्वेशन आएगी L1 इंटू I1 इज इक्वल्स टू L2 इंटू I2। मतलब करंट जो बटेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इंडक्टेंस बटेगा। आप कह सकते हो कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। वैसे में एक बात और जानते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I, ये मेरे पास पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन की I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन। इससे I1 की वैल्यू को आप बड़े प्यार से लिख सकते हो कि L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I, और इसी तरह से आप I2 को बड़े आराम से लिख सकते हो कि L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक इंडक्टर, ये एक इंडक्टर, ठीक है। इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बड़ा 6 हेनरी है, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 12 हेनरी है, और किसी इंस्टेंट पर करंट जो आ रहा है यहाँ से लेट से बड़ा वो 30 एम्पियर आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि L इक्विवेलेंट निकालो और दोनों के दोनों इंडक्टर में से करंट निकालो। ये दो सवाल हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं, ऐसे काम से जाए। पहली बात तो L इक्विवेलेंट, तो मेरे बच्चे बोले सर L इक्विवेलेंट विल बी ऑफ कोर्स 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, बेटा कितना आ गया, 4 हेनरी। दूसरी बात, इसमें से कितना करंट जाएगा और इसमें से कितना करंट जाएगा। वैसे हम डायरेक्ट सोच सकते हैं कि भाई I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू 30। इंडक्टर अगर 1:2 के रेशियो में है तो करंट होगा 2:1 के रेशियो में, तो यहाँ से 20 चला जाएगा, यहाँ से 10 चला जाएगा, क्योंकि सम आपका कितना होना चाहिए, 30। फॉर्मूले से भी जाएगा, I1 अगर निकालना चाहते हो तो I1 शुड बी इक्वल टू L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू एक्चुअल कितना करंट आ रहा है, बड़ा 20 एम्पियर।
इसी तरह से नीचे वाले में करंट कितना होगा, I2 शुड बी इक्वल टू L1 ये हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज आ गई। आई होप बेटा समझ गए होंगे। इस तरह कोई भी सवाल आए निपटा देना उसका। एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव बात मैं और बोलने जा रहा हूँ, हालांकि उसको ऐसे तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है। दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका बड़ा कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यार किसी किसी कोचिंग के मटेरियल के अंदर हो सकता है कि इस फॉर्मूले पर कोई सवाल हो, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हमें तो पता ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी कारण से बता रहा हूँ। मैं इस कारण से नहीं बता रहा कि मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि ऐसा कोई जेई में या फिर IIT एडवांस में पूछेंगे, बिल्कुल मैं ऐसा स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग में ये वाला सवाल होता है, इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि यार सर ने छुड़वा दिया, हमने यहाँ देखा, सिर्फ इस कारण से। पहले बेटा आपका एडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या अर्थ है बेटा सुनना। हमारे पास लेट से दो इंडक्टर हैं ऐसे, एक L1 दूसरा L2, और इन दोनों के बीच में इस बार म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 नहीं है, M है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह से है कि इसके कारण फ्लक्स है ऐसे, और इसके कारण भी बड़ा इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स है ऐसे। मैंने लिख दिया ना एडिंग, मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लक्स है। उस केस में आप L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। दैट विल बी L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M। मैं फिर से बोल दूं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको याद करना है, लेकिन ठीक है बेटा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप देख लो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। इसी तरह से अगर मान लो कि अपोजिंग हो, अपोजिंग का अर्थ तो आप समझते ही हो कि खुद के कारण अगर फ्लक्स ऐसे है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके कारण फ्लक्स ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। उस केस में फॉर्मूले में एक हल्का सा चेंज आएगा बच्चा। ये अगर L1 है, ये L2 है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर M है, तो आपके पास L इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2। ठीक है, हो सकता है बेटा कहीं आपको ये सवाल दिखे तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता कि इन फॉर्मूलों को याद रखो, मैं ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाकी मर्जी बेटा आपकी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज एडी करंट। थ्योरेटिकली है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स तो नहीं बनते, मगर इस पर जेई में सवाल पूछ रखे। सुनिएगा, सबसे पहले बेटा एक बार हेडिंग लिखिएगा, एडी करंट। एडी को ऐसे अगर हिंदी में बोलें तो शायद भंवर कहते हैं, मतलब ऐसे कोई चीज़ ऐसे यूँ होती है ना, उसको शायद एडी कहते हैं। ठीक है, तो क्या एडी करंट है सुनिएगा। मैं पहले हालांकि इसको किसी अलग तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सुनिएगा। इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ B, ये मेरे पास एक मेटेलिक रेक्टेंगुलर वायर है। इस तरह के वायर को हमने पहले भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुल किया है, तो इसकी थ्योरी का हमें हल्का फुल्का आइडिया है। ये बड़ा मेरे पास एक वायर है। इस वायर में ये वाला जो पार्ट है बड़ा, इसके पास तो वेलोसिटी है सामने की तरफ, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इससे की बात करें तो वेलोसिटी भी इस तरफ, लेंथ भी इस तरफ, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। वेलोसिटी भी इस तरफ, लेंथ भी इस तरफ, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इस हिस्से में ईएमएफ इंड्यूस होगा। वेलोसिटी ऐसे है, लेंथ ऐसे, ईएमएफ इंड्यूस होगा V क्रॉस B। हायर पोटेंशियल ऊपर की तरफ, लोअर पोटेंशियल नीचे की तरफ, हायर पोटेंशियल ऊपर की तरफ, लोअर पोटेंशियल नीचे की तरफ। करंट विल गो लाइक दिस। ठीक है बेटा, ये एक ऐसी बैटरी के थ्रू बिहेव करेगा जिसका हायर पोटेंशियल ऊपर की तरफ और लोअर पोटेंशियल ऊपर नीचे की तरफ। और जैसे ही करंट यूं जाएगा, तो इस पर कोई फोर्स नहीं, इस पर कोई फोर्स नहीं, इस पर कोई फोर्स नहीं। इस हिस्से पर जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। इस पर
एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, एल क्रॉस बी, बड़ा फोर्स आएगा कुछ ना कुछ पीछे की तरफ, जिस फोर्स को हम कह सकते हैं कि दैट इज आई एल बी। हम बहुत डिटेल के अंदर ये सब चीज़ें देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। ये वाला जो फोर्स है ये ऑफकोर्स ये चाहता है कि इस वेलोसिटी को अपोज करें, और लेंज लॉ भी यही कहता है कि ये वाला जो फोर्स है एक तरह से इसके मोशन को डैम्प करता है, एक तरह से इसके मोशन को रोकता है। ये वाला फोर्स जो है ये एक तरह से इस वायर के और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच के रिलेटिव मोशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। अच्छा एक बात और, अगर करंट लगातार यूँ जाएगा 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 तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में से कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी। जो भी हीट लॉस होगी वो किसी बैटरी ने कोई केमिकल एनर्जी तो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की नहीं है, तो ये आखिर हीट लॉस कहाँ से आएगी? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस तार के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइनली हीट की फॉर्म में सिस्टम में से बाहर निकल जाती है। इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में मैंने कोई नई बात नहीं बोली, ये सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ रिपीट की हैं। हम शुरुआत से इस बातों को पढ़ते आए हैं। सर इसका एडी करंट से क्या लेना देना है अभी समझते हैं। सुनना बच्चों, मान लीजिए बट आपके पास ये कोई रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, और आपके पास एक मेटलिक प्लेट है, बड़ा वायर नहीं है प्लेट है। इस बार बड़ा आपके पास कोई ना कोई प्लेट है इस तरह से, ये बड़ा मेरे पास एक मेटलिक प्लेट है। वायर में और प्लेट में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है, इसमें बड़ा अंदर भी सारा का सारा आपका मेटल पड़ा है, ठीक है। दिस इज द मेटलिक प्लेट, फेयर इनफ। इस मेटलिक प्लेट को मैं ऐसे बाहर की तरफ पुल कर रहा हूं किसी एफ फोर्स अगर पुल कर रहा हूं तो इसके पास सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई। इट मेक सेंस। जैसे वेलोसिटी आ गई, यहां पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर क्या होगा वो सुनना। यहां पर मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूं कि जैसे बेटा अपने पास वो वायर था ना, वैसे खूब सारे वायर्स ऐसे इमेजिन कर सकता हूं। जैसे हमारे पास पिछले एग्जांपल के अंदर ये वायर था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूं मूव कर रहा था। यहां पर वायर तो नहीं है, यहां पर तो प्लेट है, लेकिन मैं ऐसे खूब सारे वायर्स ऐसे इमेजिन कर सकता हूं। अगर मैं ऐसे एक वायर इमेजिन करता हूं और ये सामने की तरफ भी वेलोसिटी से अगर यूं जा रहा है, तो ऑफकोर्स यहां पर हायर पोटेंशियल होगा, ऑफकोर्स बेटा यहां पर आपका लोअर पोटेंशियल होगा। यहां पर हायर पोटेंशियल होगा और यहां पर लोअर पोटेंशियल होगा, तो इसके कारण ऐसे सिस्टम में कोई ना कोई करंट आ जाएगा। और ऐसा सिर्फ एक ही वायर थोड़ी होगा, ऐसे तो बड़ा हजारों करोड़ों अरबों खरबों वायर बना सकते हो आप। यहां पर एक वायर और बना सकते हो यूं ऐसे। अगेन इस वायर के यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, इसके कारण करंट विल गो लाइक दिस। यहां पर आप बेटा अगेन एक वायर मान सकते हो, हायर पोटेंशियल यहां पर, लोअर पोटेंशियल यहां पर, करंट विल बी लाइक दिस। ये जो करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड तो यहां स्टार्ट हुई है, तो इस पर तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। लेकिन यहां पर इस रीजन में देखो, इस रीजन के अंदर मोर और लेस करंट जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, एल क्रॉस बी। कुल मिलाकर पीछे की तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और जो पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ऑब्वियस बात है कि इस पूरी की पूरी प्लेट के इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज कर रहा है। तो एक तरह से ये डैम्प कर रहा है मोशन को, एक तरह से मोशन को रोक रहा है। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि एक तरह से ये वाला जो फोर्स है ये मेरा डैम्पिंग फोर्स है। आप बोलोगे हाँ सर डैम्पिंग होना भी चाहिए। लेंज लॉ भी ये कहता था कि लेंज लॉ कहता था कि जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, वो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि जो भी फोर्सेस वगैरह लगेंगे वो हमेशा कॉज को अपोज करेगा। और कॉज कौन है? कॉज है मैग्नेटिक फील्ड, और इस प्लेट के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इट मेक सेंस? इट मेक सेंस। लेकिन ये जो फोर्स पीछे की तरफ लगा है इसके, ये तो अलग अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह से कुछ ना कुछ करंट भी आया है। और ये करंट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आया है। सर इस वाले केस में तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आया था बेटा, यहां पर तो अंदर खाली था, सिर्फ और सिर्फ वायर था, तो वायर के अलोंग, मेटल के अलोंग करंट चला गया। यहां पर तो मेटल यहां भी है, 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 हर जगह मेटल है।
और अगर हर जगह मेटल है तो हर जगह थोड़ा थोड़ा करंट आएगा, और ये जो थोड़ा थोड़ा करंट है बेटा यही आपका एडी करंट है। पूरे के पूरे मेटल के अंदर से छोटे 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 लूप्स बना लेगा, और ये जो करंट है ये आपका एडी करंट है। सर यहां पर तो सारा का सारा करंट सरफेस पे था। अरे प्यारे बच्चों, यहां पर सारा का सारा करंट सरफेस पे इसलिए था कि बड़ा वायर के पास, सॉरी सिर्फ वायर था, प्लेट नहीं थी। यहां पर तो सारे रास्ते अवेलेबल है, बिल्कुल बेटा एक तरह से सॉलिड है, कहीं से भी बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं। करंट आएगा यूं, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे ऐसे, और इस करंट को हम बोल देंगे बेटा क्या, एडी करंट। ये एक तरह से हमारा लोकलाइज्ड करंट है बेटा। क्या है ये, एक तरह से हमारा लोकलाइज्ड करंट है। ऐसे लोकल एरियाज के अंदर से छोटे छोटे करंट आएंगे, ये हमारा एडी करंट है। इस एडी करंट के कारण ऑब्वियस बात है बेटा, छोटे छोटे लूप के अंदर अगर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हीट लॉस होगी। सर ये हीट लॉस कितनी होंगी, जितने भी छोटे छोटे करंट है उनका स्क्वायर, वो जिस पाथ में जा रहे हैं उस पाथ का रेजिस्टेंस, ये तो पावर आया, मल्टीप्लाइड बाई डी टी, जीरो से लेकर उस टाइम तक इंटीग्रेट कर दो जिस टाइम तक आपको ये हीट निकालनी है। सर ये हीट आई कहां से, ऑब्वियस बात है कि ये सारा का सारा अरेंजमेंट क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे जाकर हीट के फॉर्म में सिस्टम में से डिसिपेट होती है। और ये जो हीट लॉस है बेटा, इसी हीट लॉस को बेटा हम क्या बोलते हैं, एडी लॉस। बेटा क्या शब्द यूज करेंगे, एडी लॉस। मैं पहले बोल दूं बेटा, इस तरह के करंट वरंट के हमारे पास कोई फॉर्मूले नहीं है। ये मत सोचना बेटा इन करंट वरंट के, इन रेजिस्टेंस के कोई फॉर्मूले हैं। ये तो लोकलाइज्ड करंट है, और खूब सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स के अंदर इस तरह के करंट आएंगे। हम इन करंट को लिख भी नहीं सकते, इसलिए मैंने शुरुआत में बोल दिया कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक हो गया। मैं ऐसे कोई करंट का फंक्शन नहीं लिख सकता कि यहाँ पर करंट इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, नहीं। मैं इस हीट लॉस को बेटा वैसे नहीं लिख सकता, पावर लॉस को भी नहीं लिख सकता। हाँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर मुझे आ गई कि ये जो हीट लॉस है ये वही है जो आपके मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू आई। जितनी मैकेनिकल एनर्जी घटी होगी वो हीट लॉस की फॉर्म में ही सिस्टम से बाहर निकली होगी, वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। बाकी ऐसा मत समझना कि सर कोई एक्सप्रेशन वगैरह निकाल देंगे, मैं कोई एक्सप्रेशन वगैरह नहीं निकाल सकता, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ, सुनना। मेरे पास ये मेटल की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट को मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, अंदर की तरफ बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, और वो लगातार समय के साथ बढ़ रही है। अब मेरे बच्चों को बेसिक बातें पता है कि सर जैसे ही किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर की तरफ, और अगर वो समय के साथ बढ़ती है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण नहीं है, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और लगातार बढ़ रही है, तो मेरे बालक जानते हैं कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यूं है, देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूं है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे ऐसे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे ऐसे तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करंट आएंगे। तो ऐसे ऐसे बेटा कुछ ना कुछ आपके करंट के लूप्स बन जाएंगे, यूं बेटा करंट के लूप्स बन जाएंगे। ये करंट के लूप्स, अगर यहां पर मेटल की प्लेट ना होती और वुड की प्लेट होती तो क्या ऐसा होता क्या, नहीं 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 नहीं, तब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती भाई, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहां पर मेटल था इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे ऐसे, तो ऑफकोर्स बड़ा करंट आ गया ऐसे। ऐसे मेरे पास कुछ न कुछ करंट आ जाएंगे भंवर टाइप के अंदर ऐसे, और इस करंट को हम नाम दे देंगे बेटा क्या, एडी करंट। ये जो हमारा करंट है ये हमारा एक लोकलाइज्ड करंट है। सर ये लोकलाइज्ड शब्द क्यों यूज कर रहे हो, ऐसे छोटे छोटे एरियाज के अंदर, ये लोकल एरियाज के अंदर आपका ये करंट है, इसलिए बेटा मैंने इसको लोकलाइज्ड बोल दिया। ऐसे ऐसे बेटा लोकलाइज्ड करंट। सर क्या आप इस करंट की वैल्यूज वगैरह लिख सकते हो, नहीं बेटा हम इस करंट की वैल्यूज वगैरह तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा करंट आएगा जरूर। हमारी थ्योरी इस बात को सपोर्ट करती है कि इस तरह से खूब सारा करंट आएगा, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स होंगे जिसके अंदर ये करंट आएगा। इस करंट का हम नाम निकाल देंगे एडी करंट, और इस करंट के कारण कोई भी अगर हीट लॉस हुई तो उसे हम नाम दे देंगे एडी लॉस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स हैं, उनके अंदर जो भी हीट का लॉस हुआ है उस सारे के सारे हीट लॉस को हम
एडी लॉस का नाम दे देंगे। ऐसे बड़ा खूब लूप्स बनेंगे ऐसे। ऐसे बड़ा खूब लूप्स बनेंगे। अरे समझ गए थे मेरे पास, ठीक है। मैं फिर से इस बात को बोल दूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और मेटेलिक प्लेट के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, या फिर मैंने मेटेलिक प्लेट को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उस केस में मेटल की प्लेट के अंदर कुछ ना कुछ लोकलाइज्ड करंट आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अलग अलग पाथ्स के लॉन्ग भागेंगे। वो जो अलग अलग पाथ के कारण इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसके कारण एक लोकलाइज्ड करंट आएगा। उस करंट को हम नाम दे देंगे एडी करंट, और उस करंट के कारण अगर कोई लॉस हुआ हीट का तो उसे हम नाम दे देंगे एडी लॉस। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बड़ा 2-3 बातें बोल रहा हूं। ड्यू टू relative motion between magnetic field and metallic plate and due to time varying magnetic field, free electrons of metallic plate will move in random paths which will produce a localized current. This localized current is known as your eddy current, and any loss due to this eddy current is known as eddy loss। बस सिंपल सी बात, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा। इस बात पे जेई ने एक सवाल पूछ रखा है। सवाल बहुत ही आसान सा था अगर पढ़ रखा हो तो, ठीक है। अदरवाइज बड़ा ठीक है, बच्चे नहीं सोच पाते वो अलग बात है। सवाल बड़ा मैंने ले लिया, जैसे जेई ने पूछ रखा था वैसे मैं पूछ रहा हूँ। बस जेई में डायग्राम नहीं बनाता, मैंने डायग्राम बना दिया। सवाल ऐसा है, 2 कंडीशंस हैं बेटा। दिस इज माई कंडीशन 1, दिस इज माई कंडीशन 2। मेरे पास एक बार मैग्नेट है, उसको ने मासलेस स्ट्रिंग के साथ इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन से ले जाके छोड़ दिया है। ये बड़ा चलते 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 यूं जाएगी, ठीक है। ये लोवेस्ट पॉइंट से h हाइट ऊपर से मैंने इसको रिलीज किया है। कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं बेटा, ठीक है। दूसरा केस भी यही है बेटा, दूसरा केस भी यही है कि मैंने इस बार मैग्नेट को सेम मास से बेटा सेम बार, इस बार मैग्नेट का मास मैं बता दूं, इसका m है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट से मैंने इसको h हाइट ऊपर से रिलीज करके छोड़ दिया। बस फर्क ये कि इसके आस पड़ोस में कोई नहीं है, और इस बार मैग्नेट के आस पड़ोस में यहाँ एक मेटल की प्लेट पड़ी है। कोई एल्यूमिनियम की प्लेट पड़ी है, कॉपर की प्लेट पड़ी है, ऐसे कोई मेटल की प्लेट पड़ी है। कॉपर मान लो, एल्यूमिनियम मान लो, जो कि तुम्हें ठीक लगता हो। दोनों से सिचुएशन समझ आ गई। m मास की मैग्नेट को मैंने ऐसे किसी h हाइट से छोड़ दिया। पहले वाले केस में मेटल की प्लेट, पहले वाले केस में कोई मेटल की प्लेट नहीं है, ये लगातार ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी। दूसरे वाले केस में बार मैग्नेट को अगेन h हाइट से छोड़ा है और ये बड़े आराम से ऑसिलेट कर रही है। पास में ही कहीं पर एक मेटल की प्लेट पड़ी है। सिर्फ अंतर क्या है, इस केस में मेटल की प्लेट पड़ी है, इसमें नहीं पड़ी। मेरा सवाल ये है कि दोनों में से पहले कौन रुकेगा। भाई दोनों में से पहले कौन रुकेगा परमानेंटली, ऐसे नहीं फॉर एन इंस्टेंट नहीं, परमानेंटली कौन रुकेगा। तो मेरे बच्चे तो समझ गए, किसरी तो कभी नहीं रुकेगा।
एयर रेजिस्टेंस है नहीं, अगर आपने एच हाइट से अगर छोड़ दिया है तो ये तो लगातार ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा, एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। सर ये तो कभी नहीं रुकेगा, तो इसके लिए पक्की बात है कि यही रुकेगा, यही रुकेगा। क्यों रुकेगा? ये इसलिए रुकेगा क्योंकि इस मैग्नेट पर फोर्स लग रहा है। अच्छा बेटा, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, ये भी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, ये रुकेगा। सर क्यों रुकेगा समझ में नहीं आया हमें, अभी समझा देता हूँ। ये मैग्नेट बेटा मान लो चलते 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 यूं आई, लेट से बेटा ये मैग्नेट यहां पर आई, लेट से ये मैग्नेट चलते 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 यहां पे आए, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। मैग्नेट यूं आ रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में मेटल की प्लेट में बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भाई, मैग्नेट नजदीक आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस क्या चाहेगा कि किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड घट जाए। मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए इसके अंदर एक लोकलाइज्ड करंट आएगा, एक एडी करंट आएगा, और एडी करंट ऐसे ऐसे आएगा, यूं यूं आएगा। एडी करंट अगर यूं यूं आएगा तो वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे ऐसे, और जो करंट यूं आएगा उसके कारण एक मैग्नेटिक डायपोलमेंट आएगा, नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। तो इसके अंदर ऐसे एक, इसके अंदर ऐसे एक लोकलाइज्ड करंट आ जाएगा। इस लोकलाइज्ड करंट का हम नाम जानते हैं एडी करंट, और ये करंट इस तरह से आएगा, इस तरह से इसलिए क्योंकि ये जो बार मैग्नेट है ये नजदीक आ रही है, तो इधर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ाएगी तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की, इसलिए हमारे अंदर एक एडी करंट आएगा ऐसे, और वो जो एडी करंट आएगा उसके कारण मैग्नेटिक डायपोलमेंट पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, और ये एक ऐसी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। ये वाला नॉर्थ पोल मेरे प्यारे बच्चों, इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रेपेल, और ये जो पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है मैं इसे एक नाम दे सकता हूं प्यारे बच्चों, क्या नाम दे सकता हूं, डैंपिंग फोर्स। ये डैंपिंग फोर्स बड़ा ऑब्वियस बात है कि इस बार मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे एयर रेजिस्टेंस था। जब भी कोई झूला इस तरह से झूलते हो तो जब झूला इधर जा रहा होता है तो एयर रेजिस्टेंस इधर लगता है, जब आपका झूला इधर आ रहा होता है एयर रेजिस्टेंस इधर लगता है। एयर रेजिस्टेंस लगातार उस पर पावर नेगेटिव लगाता है, हमेशा वर्क डन नेगेटिव करता है, उसकी एनर्जी को लगातार कम करता रहता है, कम करता रहता है, और झूला जो है वो लगातार इस तरह से फिर उसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 उसका डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन होकर वो रुक जाता है। ये भी रुक जाएगा, लेकिन सर जब वापस आ रहा होगा तब भी ये कहानी है क्या? हाँ बेटा तब भी ये कहानी है। जरा सोच कि ये बार मैग्नेट पहले यूं गई 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 गई, जब जा रही थी तो उस मेटल की प्लेट ने खुद करंट आया इस तरह से कि उसका नॉर्थ पोल आया इस तरफ, उसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल को रेपेल कर रहा था। जब यही बार मैग्नेट वापस आ रही होगी तो कहानी क्या होगी, जब ये बार मैग्नेट वापस आ रही होगी तो ये रहा नॉर्थ पोल इधर, इसके कारण मेटल की प्लेट में मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। ये जब दूर जा रहा होगा, सोचो सोचो, जब दूर जा रहा होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड घट रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड घट रही होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, उस करंट को हम बोल देंगे एडी करंट, और वो एडी करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कॉज को अपोज करेगा। मैग्नेट जा रही है दूर तो उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की, इसलिए उसमें अब एडी करंट ऐसे आ जाएगा। जैसे ही उसमें एडी करंट यूं आया, ऑफ कोर्स वो ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका नॉर्थ पोल इधर की तरफ और साउथ पोल इधर की तरफ। तो जो आपकी मेटेलिक प्लेट है उसका साउथ पोल इधर है, हमारी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है। ये वाला साउथ और ये वाला नॉर्थ बड़ा एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट। हमारी मैग्नेट जा रही थी ऐसे और फोर्स लग गया इधर की तरफ, तो बड़ा ये वाला जो फोर्स है ये लगातार इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा घटाएगा, ऑफ कोर्स घटाएगा। और अगर उसकी वेलोसिटी को लगातार घटाएगा 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 तो आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि हर बार आपका जो डैंपिंग फोर्स है वो हमारी मैग्नेट की वेलोसिटी के अपोजिट है। जब मैग्नेट इधर जा रही है तब डैंपिंग फोर्स इधर लग रहा है, जब मैग्नेट इधर जा रही है तो डैंपिंग फोर्स इधर लग रहा है। लगना भी चाहिए, लेंज लो भी कहता है, लेंज लो ये कहता है कि इसमें ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा, इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होगा, इसमें एडी करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो कॉज को अपोज करेगा। कौन है कॉज? कॉज मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट का चलना है, मैग्नेट की वेलोसिटी है। उसको मैग्नेटिक फील्ड से दिक्कत थोड़ी है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से दिक्कत है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि कभी मैग्नेट नजदीक आती है, कभी दूर जाती है। तो वेलोसिटी इज द कॉज,
तो लेंज लो कहेगा कि वेलोसिटी को अपोज करो, वेलोसिटी को अपोज करने के लिए ऑफ कोर्स बेटा उसमें इस तरह से करंट इंड्यूस होगा कि उसके कारण जो मैग्नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो हमेशा इस तरह से आएगा कि वो हमेशा इस पर जो फोर्स लगाएगा वो वेलोसिटी के अपोजिट ही लगाएगा। और अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएगा तो तुम इतना समझ गए होंगे कि उस पर नेगेटिव वर्टन होता जाएगा। और अगर नेगेटिव वर्टन होता जाएगा तो जो बार मैग्नेट है बड़ा ये लगातार यूं चलते 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 एनर्जी लॉस करते 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 डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन करते करते कभी ना कभी रुक जाएगी। यही सवाल था बेटा जेईई ने कहा कि पहले कौन रुकेगा, आंसर है ये पहले रुक जाएगी, ये तो रुकेगी नहीं बेटा। एक मैं इंटरेस्टिंग बात और बोलता हूं, इसमें बार बार करंट आया, कभी यूं आ रहा है फिर कभी यूं आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि बेटा बार मैग्नेट नजदीक आ रही है दूर जा रही है। कभी करंट यूं आ रहा है, कभी करंट यूं आ रहा है, कभी करंट यूं आ रहा है, कभी करंट यूं आ रहा है। लेकिन अगर ये जो करंट आ रहा है एडी करंट आ रहा है, अलग अलग लूप्स के अंदर बेटा एडी करंट आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि हमारी ये मेटल जो प्लेट है तो गर्म हो जाएगी थोड़ी देर में, गर्म तो होगी। मेटल प्लेट के अंदर बार बार करंट अगर ऐसे आएगा तो ये प्लेट तो गर्म होगी, और अगर गर्म होगी तो ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर कुछ न कुछ एडी लॉस होगा ही होगा। कोई भी अगर मेरा समझदार बच्चा होगा वो बोल देगा कि अगर इस बार मैग्नेट का मास अगर m है तो टोटल एडी लॉस जो आएगा वो mgh आएगा। कितना आएगा बच्चों? mgh। समझ होंगे क्यों? क्योंकि हमारी इस बार मैग्नेट के पास पहले पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। इस वाले केस में तो ये पोटेंशियल कभी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, फिर वापस पोटेंशियल में, फिर काइनेटिक में, फिर पोटेंशियल में, फिर काइनेटिक में, फिर पोटेंशियल में। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि ये लगातार यूं चलते 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 फाइनल रुक जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हो गया? mgh। ये सारे के सारे पोटेंशियल का लॉस कहाँ गया, कहाँ जा सकता है? आप जानते हो कि EMI का जो कॉन्सेप्ट है, फैराडे का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज बीन फाइनली कन्वर्टेड इनटू हीट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आपका एडी लॉस आएगा इसकी वैल्यू आपके पास mgh आएगी। मेरी ऐसी फीलिंग भी है कि ये वाला सवाल तो कौन पहले रुकेगा कौन बाद में रुकेगा, ये वाला सवाल तो जेईई ने पूछ रखा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो एडी लॉस इक्वल टू mgh इस तरह के कॉन्सेप्ट पे कभी न कभी जेईई मेन में या फिर इवन IIT JEE एडवांस के अंदर कभी न कभी सवाल आ सकता है। कॉन्सेप्ट तो तुम समझ ही गए होंगे। ठीक है बच्चों, EMI चैप्टर बेटा बहुत ही, मैं पहले जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने तब भी कहा था कि चैप्टर थोड़ा सा टफर साइड का है, बट मैंने बिल्कुल पूरी मेहनत से पूरी की पूरी सारी की सारी बातें इसके अंदर बताई हैं जितनी मुझे पता थी ना। ठीक है ना, आप इसका सारा का सारा शीट कंप्लीट कर लेना है ना जब भी आपको टाइम मिले, है ना। और जब शीट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अगले चैप्टर में मूव ऑन कर सकते हो, आपकी स्पीड अच्छी हो तो एक्स्ट्रा एच भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।